सवाल ये है कि ये सीट अभी शिवसेना नहीं तो बीजेपी लड़ने वाली है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लड़ाई कोई भी लड़े, कम से कम ये जाहिर तो करे कि आप औरंगाबाद से किसको लड़ाने वाले हैं, कौन सी पार्टी लड़ने वाली है। कम से कम ये तो डिसाइड कर ले कि या ऐसा हो रहा है कि कोई लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, इस वजह से है तो आप छुप के बैठे हुए हैं कि नहीं भाई अभी हम डिक्लेयर ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अमित शाह साहब कल के स्टेज के ऊपर से ऐलान कर देंगे कि हम ये सीट भाजपा लड़ने वाली है, और अगर एकनाथ शिंदे साहब अगर ये सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिए तो हम उनके पीछे भी ईडी लगा देंगे करके। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये कल कुछ ना कुछ तो ऐलान करेंगे, लेकिन ठीक है, आए हैं, बोले है, उसमें अब जल्द से जल्द डिक्लेयर करें ताकि हमको भी पता चले कि हमारे मुकाबले में कौन आने वाला है। ये तो तय है कि उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजी नगर से कमल भेजना चाहिए यहाँ से, इसका ये मतलब उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, और वही कमल के बाजू दूसरे जो धनुष्यबाण वाले है, तो वो धनुष्यबाण वाले भी दावा कर रहे हैं ना कि ये मेरी सीट है करके, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये ट्रेडिशनल शिवसेना की सीट है करके, तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम मेरी उम्मीद ये थी कि अमित शाह साहब का जो स्वभाव है ना उसमें, कि जैसा मेरे बारे में बोल रहे थे कि तुमको उखाड़ के फेंक डालेंगे, तो उनके बारे में भी बोलना था कि अगर तुमने ज़्यादा फड़फड़ करे तो तुमको भी उखाड़ के फेंक डालेंगे करके, उसमें क्या ऐलान करना था कि भाई हम लड़ने वाले हैं, कमल ही लड़ने वाला है करके। उन्होंने सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की है मेरे हिसाब से। सर, इसमें मजलिस को उखाड़ के फेंक देने की बात कही है उन्होंने। हाँ, अच्छा लग रहा था उनके मुंह से ये ऐसे शब्दों का सुनने का कि देश का जो गृह मंत्री है, जो एक सभ्यता के हिसाब से, एक तहजीब के हिसाब से जिस तरीके से बात करना चाहिए उसके अंदर है, आप अपने बारे में बताइएगा कि हमको क्यों वोट करना चाहिए, हमको क्यों जिताना चाहिए। हाँ, तो मुझे अमित शाह साहब का ठीक है जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से उनकी भाषा जो है वो उनको सूट करती है, उखाड़ के फेंक डालेंगे करके। अब देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर है तो कौन किसको उखाड़ने वाला है, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि 48 सीटों में से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, यानी कि आप खुद जानते हैं कि जो 3 सीटें आप छोड़ रहे हैं उसमें 1 सीट जो है वो मेरी ही है अमित शाह साहब। इसलिए है तो सबसे डर जो रहता है ना, वो डर ने आपको सबसे पहले यहाँ पर खींच कर लेके आया है कि चलो पहले अपने को यहाँ पे जाके मेहनत करना है करके। उसमें आइए आप देखेंगे आपका कितना आप कामयाब होते हैं आपके दावों पे। कल का उनका पूरा भाषण अगर देखा जाए तो 370 है, 3 तलाक है, सर्जिकल स्ट्राइक, इसी पे बात हुई पूरी, लेकिन जो मसले मराठवाड़ा के उसी पे किसी ने गौर नहीं किया। देखिए, देश का इतना बड़ा मंत्री जब यहाँ पर आता है उसमें, तो आप पूरे शहर के अंदर है तो मेरे हिसाब से हज़ारों से होर्डिंग्स लगाए हैं, तो लोगों की उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री यहाँ पर आ रहा है तो उस ज़िले की, उस रीजन की, उस क्षेत्र के बारे में बात करेगा कि यहाँ के किसानों के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, किसानों के आत्महत्याओं को रोकने के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, उनको ज़्यादा भाव देने के लिए हम ये फैसला किए हैं, करने वाले हैं करके। जो यहाँ पर बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम ये बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप वही पुराना राग अगर हर 5 साल के बाद आकर रचेंगे कि भाई वो 370 हमने हटा दिए, हमने मंदिर बना दिए है, हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया है करके, ये नेशनल इश्यूज लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, अपने यहाँ के मुद्दे, मसले, मसाइल सुनने के लिए आए हैं उसमें। और कब तक आप ये राग रचते रहेंगे कि हमने है तो 140 करोड़ लोगों को है तो इंजेक्शन दिया है करके। अमित शाह साहब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला था, आपका बस चला तो आप ये बोलेंगे कि वो इंजेक्शन का इन्वेंशन भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है, और आप डॉक्टर का रोल अदा करके आप इंजेक्शन देते बैठे थे। आपने ये बोलना चाहिए कि इस देश के डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ का, नर्सेस का, जो वॉलंटियर्स रास्ते के ऊपर थे, उन लोगों का धन्यवाद अदा करना। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को इंजेक्शन दिया, अब क्या 100 साल तक अब यही राग रचते रहेंगे आप? हाँ, सारी दुनिया के अंदर कोरोना हुआ था, कोई भी वहाँ का वजीर आज़म, पंत प्रधान है तो अपनी पीठ थपथपाते नहीं घूम रहा कि मैंने इंजेक्शन टोचा, मैंने इंजेक्शन दिया है करके। ये आप ही लोग हैं कि आप इतने सारे, और सुनिए एक बात, जितने सारे लोग क्योंकि मौत हुई है ना उसके लिए भी आप जिम्मेदार है, उसका भी जिम्मेदारी अपने कंधे पे लीजिएगा। कई सारे अस्पताल थे जहाँ पर बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, मेडिकल स्टाफ नहीं था, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप? मैंने टोचा, मोदी जी ने 140 लोगों को टोचा है करके, यही राग रचते रहेंगे। और एक बात ये है अमित शाह साहब अगर इतना अच्छा काम किए हैं देश के अंदर तो हज़ारों होर्डिंग्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी उसके अंदर। लोग तो आपका नाम सुन के, आपका काम सुन के आ जाना चाहिए था उसमें। आपको गाड़ियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि गाड़ियों के अंदर लोगों को भर भर के लेके आए करके। आप तो गृह मंत्री हैं, पुलिस से पता करिएगा कि कहाँ कहाँ गाड़ियाँ भेजी गई थी, कहाँ कहाँ से लोगों को बिठाया गया था, लाया गया था करके उसमें। और वैसे भी बता दूँ आपको, इतना सा ग्राउंड है साहब वो,
हाँ, आपको शोभा नहीं देता है कि इतने से ग्राउंड के अंदर, अरे हमारा डॉक्टर कराड़ अगर वहाँ पे खड़े हो जाता है ना तो इतना ग्राउंड तो वैसे भी भर जाता है उनका भाषण सुनने के लिए। उसमें आप आए हैं, बड़ा ग्राउंड लेना चाहिए था, बड़े ग्राउंड के अंदर है तो आपने सभा लेना चाहिए था। आधा ग्राउंड तो डी से ढक दिए कि बोले नहीं सिक्योरिटी के मामले में है तो डी लगेगा करके, फिर है तो आधा कुर्सियाँ लगा दिए हैं, कितनी कुर्सियाँ खाली थी ये भी क्लोजअप करके देखिएगा। उसके अंदर लोग जो है अमित शाह साहब होशियार हो गए हैं, अब वो वक्त नहीं रहा है कि आप आएंगे कुछ भी बोलेंगे और बोलकर चले जाएंगे। हर शब्द का आपका हम जवाब देने के लिए तैयार है। सर आदर्श घोटाले के बारे में क्या मतलब मामला कहाँ तक है और क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि कल जब अमित शाह साहब आए थे, वो देश के सहकार मंत्री भी है और उनके बाजू जो बैठे थे जिस वक्त ये आदर्श का घोटाला हुआ था वो भी महाराष्ट्र के सहकार मंत्री थे। तो मेरी उम्मीद थी कि जो 65,000 लोग टुकटुकी लगाए आपके भाषण को सुन रहे थे, उनकी उम्मीद थी कि अमित शाह साहब कुछ तो ये बोलेंगे कि नहीं मैं ये 65,000 लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा, इनका पैसा वापस करवाऊंगा करके। लेकिन आप तो अपना वही राग रचने के लिए आए थे, धर्म की राजनीति कैसी चलाई जा सकती है करके, उसके हिसाब से आए थे। लेकिन मेरी लड़ाई जो है वो मैं लड़ रहा हूँ, रास्ते के ऊपर भी लड़ रहा हूँ, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और मैं हाई कोर्ट के अंदर एक रिट भी डाला हुआ हूँ। देखें अब अदालत की भी मदद लेकर इन लोगों को इंसाफ कैसा मिलता है इसके लिए हम कोशिश करेंगे। पूरे भाषण में अमित शाह ने सिर्फ मजलिस को ही टारगेट किया, 10 से 11 बार नाम लिया गया। देखिए, मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि अमित शाह साहब आप जब यहाँ पर आएंगे तो महफिल आपकी सजेगी लेकिन चर्चा मेरा होगा करके, और आपने बिल्कुल सही साबित किया उसको। आप ही नहीं, आपके जितने भी लोग थे, ऐसा लग रहा था कि आपको कितना खौफ है, इतना डर क्यों है आपको। आप तो 400 के पार जाने वाले हैं ना उसमें। आप सिर्फ मेरा ही अगर जिक्र करेंगे, आपने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि ये मजलिस है इसको उखाड़ कर फेंकना है, ये जो निज़ाम थे और रज़ाकार थे यही बातें कर रहे थे ना आप। थे अमित शाह साहब इतिहास के अंदर ये थे, रज़ाकार थे, लेकिन अब ख़त्म हो गए, मर गए, चले गए। हम इसी धरती के ऊपर है, इसी देश के अंदर है अमित शाह साहब। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना निज़ाम से मेरा कोई लेना देना है, ना रज़ाकारों से कोई लेना देना है। और बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है, जो काम रज़ाकार उस वक्त करते थे ना, देश को कमज़ोर करने का काम, देश को तोड़ने का काम जो करते थे, देश के अंदर फूट पाड़ने का जो काम करते थे, रज़ाकार करते थे। आज कौन कर रहा है अमित शाह साहब? मैं आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो काम रज़ाकार कर रहे थे इस देश के अंदर, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में, मज़हबों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रही है। उसमें सामने बड़ी चुनौती शिवसेना की थी, मगर उनका कहीं पर भी नाम ना लिया गया। क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई कल इनको अपन ईडी का इनको भी डर दिखा के है तो बहुत सारे लोगों को और ला सकते हैं। तो आपकी लड़ाई किससे है? आपने ये साबित कर दिए है यहाँ पर कि मैदान में कोई भी आ जाओ, हमारी लड़ाई तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर मजलिस से ही है, इम्तियाज़ जलील से ही है। तो सारा राग जो था आपका इम्तियाज़ जलील, MIM, मजलिस, इसी के ऊपर था। और आपने भाषण के अंदर एक बात ये भी कही है कि घराने शाही का आपने उल्लेख किया कि सोनिया गांधी अपने बेटे को पंतप्रधान बनाना चाहती है, ममता बनर्जी जो है वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, शरद पवार साहब अपनी बेटी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और आपने कहा ये घराने शाही हमारे पास नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी लाइन में जो बैठे हुए लोग थे अमित शाह साहब, ज़रा उनके ऊपर नज़र डाल देना था तो आपको आपकी घराने शाही क्या है करके। मैं आपको बताऊं एक एक नाम। आपके बाजू बैठे थे दानवे साहब जो केंद्र में मंत्री है, उनका बेटा पीछे बैठा हुआ था जो आमदार है। हाँ, वहाँ पर नहीं क्या आपके मुंडे परिवार बैठा हुआ था, उसके अंदर एक खासदार है, दूसरा क्या है, उनके पिताजी क्या है, ये भी आपने देखे थे। आपकी उस सभा के अंदर हमारा विखे पाटिल साहब बैठे थे जो महाराष्ट्र के अंदर मंत्री है, और उसके पीछे आपके पीछे बैठा हुआ था कौन था? तो सुजय विखे पाटिल, उनका बेटा आमदार, एक मंत्री एक आमदार। अशोक चौहान साहब, आदर्शवादी अशोक चौहान साहब, जिनको आपने गले लगा लिए और बड़ा खुसुर फुसुर बात कर रहे थे उनके साथ, तो वो कौन है? उनके भी घराने शाही थी, उनके पिताजी क्या थे आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक मरतबा उंगली किसी और के ऊपर दिखा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है अमित शाह साहब, अगली बार जब भाषण करेंगे तो लो अपने कार्यकर्ताओं को बोल देना ये घराने शाही वाले जितने भी बैठे हैं उनको उठाओ और नीचे बिठाओ, क्योंकि मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाला हूँ करके। उसमें कभी कभार अपने भी गिरेबान में झांक कर देखिए। क्या लगता ये सब जो बताया गया ये सब बीजेपी में आने वाले, ऐसा लगता कि उनको दावत दी गई वहाँ से? देखिए, बीजेपी आने वाले वक्त के अंदर
साम दाम दंड सब इस्तेमाल करके अपने तरफ कैसा लेके आने का। और मोदी जी ने ऐलान किया है कि 400 पार होने वाले हैं। उन्होंने भी कल के अपने भाषण के अंदर कहा है अब की बार 400 पार करके। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं मोदी जी को? क्या इतना डर लग रहा है? मैं तो ये चाहूँगा कि 543 सीटें हैं, पूरे के पूरे ले लीजिएगा, उसमें लोकसभा बंद कर दीजिएगा, पार्लियामेंट बंद कर दीजिएगा, विरोधियों को घर पे बिठा दीजिएगा, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब घर के अंदर बैठना और रात में एक प्रेस रिलीज इशू कर देना कि हमने देश के अंदर ये कानून लेकर आए हैं करके। लोकशाही रही नहीं है ना, वैसे भी आपकी हुकुमशाही चल रही है देश के अंदर, तो ये 100-150 सीटों के ऊपर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? उनको भी घर पर बिठा दीजिएगा और बैठ जाइए, राजा बनकर इस देश के लोकशाही ख़त्म कर दीजिएगा। एक आखिरी सवाल, अमृता फडणवीस ने परसों उद्धव ठाकरे के साथ गुजरात का सफर किया और पिछले 2 दिनों में जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सभा हो रही है उसके अंदर कहीं पर अभी डायरेक्ट उद्धव ठाकरे पर बीजेपी निशाना नहीं साध रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे पता नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में नहीं ये बता सकता हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर बताऊँगा, कुछ तो खौफ है मजलिस का कि तुम्हारे बड़े से बड़े नेता जो है वो उनकी ज़बान के ऊपर सिर्फ एमआईएम का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें डर सता रहा है कि हम 45 सीटें तो जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 सीटें जो छोड़ी है वो 3 सीटों में उनको मालूम है कि एक सीट इम्तियाज़ जलील की है, हम कितनी भी ताकत लगा लें उसके अंदर, यहाँ से हम जीत नहीं सकते हैं।